हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स आपके लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है, बेहद इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ध्यान से देखिए, पूरे मैथ्स का काम तमाम बस एक वीडियो में। देखिए भाई, मैं इस वीडियो में आपको पूरा मैथ्स कराऊंगा, पूरा अराउंड 1.1 आवर 1.5 आवर्स की जो वीडियो रहेगी ये, इसमें हम लोग सारा मैथ्स कवर करेंगे। आपने अब तक जो पूरा पढ़ा है उसका एक रिवीजन होगा। आपके कहीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट कमज़ोर रह गए हों या कुछ भी कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो से आप टॉपर बन जाएंगे, भाई नहीं। देखो, टॉपर बनने के लिए तो बच्चों पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी कोई गुट्टी नहीं है जो आपको एकदम एक वीडियो से अगर सिलेक्शन हो जाता तो फिर बच्चे पूरे साल से जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर अगर इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आप आरएमएस के एग्जाम में 18 दिसंबर को जो एग्जाम है उसमें एक रेस्पेक्टेबल स्कोर आप कर पाएंगे। एक प्रकार से आप इसको मैथ्स का बूस्टर डोज समझिए। एक प्रकार से आप इसको मैथ का बूस्टर डोज समझिए। बस इस वीडियो की खास बात यह है, कम समय में आप पूरे मैथ्स का रिवीजन एक कर पाएंगे, पूरे मैथ्स का। तो मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको क्या करना है भाई, आपको इस समय को देखते हुए एक शांत जगह में बैठिए, अपने स्टडी रूम में बैठिए और वहाँ पे इस वीडियो को शांत से पूरा देखिए और पूरे फॉर्मूले वगैरह क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सारा आरएमएस जो क्लास 6 रहेगा सारे को मैं लेके चलूंगा, पूरा कवर कराऊंगा, एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से। इस एक ही वीडियो में सब कुछ रहेगा क्लियर। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं आरएमएस सीईटी के लिए, वो हमारे अचीवर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बैच है, लाइव बैच है, कंप्यूटर से आपको तैयारी कराई जाएगी। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी से रजिस्ट्रेशन ओपन है तो जल्दी से इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन कर लीजिए। रैंकर बैच 25 सीट्स है, आरआईएमसी के लिए है। बच्चों ध्यान रखना, रैंकर बैच किसके लिए? आरआईएमसी के लिए। जून में एग्जाम होगा उसके लिए है भाई। और इसमें क्या है, आपको 25 सीट्स अवेलेबल है। ये भी ऑनलाइन बैच है, दिस इज ऑनलाइन बैच। तो आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से अपने घर पे तैयारी करनी होगी। लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह इसमें सारी चीज़ें कराई जाएंगी। एक और हमारा है टॉपर्स प्रो बैच। ये किसके लिए है? ये भाई बच्चों हमारा है आपका सैनिक स्कूल के लिए। जो सैनिक स्कूल का 8 जनवरी को एग्जाम है, नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा उसके लिए हमारा 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्या है भाई? टॉपर्स प्रो बैच। और सबसे बड़े बैच है भाई हमारे, ये क्या है? ये सफलता बैच 25 सीट्स आरएमएस। हॉस्टल बैच, ध्यान रखना भाई, 25 सीट्स कर्तव्य बैच, सैनिक बैच और 25 सीट्स है टारगेट बैच फॉर आरआईएमसी। और ये ध्यान रखना, ये तीनों हॉस्टल बैच है। हॉस्टल में अगर आप बच्चों आते हैं और हमें समय देते हैं तो हम सिलेक्शन की गारंटी आपको देते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है हॉस्टल में हमारे यहाँ पे। एकदम इतनी ज़्यादा तैयारी कराई जाती है कि बच्चा फिर उसको एग्जाम से डर खत्म हो जाता है। और सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, सब चीज़ अपडेटेड रहती है। तो इन बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए। और 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट होंगी भाई, 1 जनवरी से तीनों में। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, बिल्कुल मैं बेसिक से कराऊंगा। तो पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखते हैं, नंबर सिस्टम क्या है भाई हमारा नंबर सिस्टम का नाम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। भाई हमारा नंबर सिस्टम का नाम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर मीन्स इसमें 10 नंबर्स हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितने डिजिट हुए? इसमें 10 डिजिट हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? डेसिमल नंबर सिस्टम। और हमारे नंबर सिस्टम में जो नंबर लिखे जाते हैं, तो जैसे आपको 638 लिखना है, 638, तो क्या करते हैं भैया? 638, तो 600 तो 600 लिखा, 30 लिखा और 8 लिख दिया, तीनों को ऐड किया तो 638। इसीलिए बड़े बड़े डिजिट आप लिखते हैं, डिजिट्स में लिखते हैं, जैसे 4, 1, 2, 5, 6, तो ये डिजिट में लिखा है। इसी को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 41,256। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए अब देखो, नंबर सिस्टम क्या है? 2 नंबर सिस्टम है बेसिकली, एक है इंडियन नंबर सिस्टम और एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से पहले इंडियन नंबर सिस्टम में देखो नंबर को कैसे लिखेंगे। लेट अस सपोज ये लिखा है 4, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, ये लिखा है भाई। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें कोमा कैसे लगाएंगे, ये आपको बेसिकली बताऊंगी। देखो, लेफ्ट से हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगाएंगे और फिर हम 2 डिजिट पे कोमा लगाते चलेंगे, ठीक है। जैसे 6, 1, 2, 3, 7, 5, 8, 9,
तो पहले 3 डिजिट पे कोमा लगाइए, 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा नंबर सिस्टम, दिस इज इंडियन नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है भाई, 6 1 3 2 5 6 1 2 3 4 5। इसमें क्या होगा, राइट साइड से 3 डिजिट पे कोमा, फिर 3 डिजिट बाद कोमा, फिर 3 डिजिट बाद कोमा, तो 3 डिजिट के अकॉर्डिंग इसमें कोमा लगाया जाएगा। ये होगा आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्लियर। अब बेसिक एक डिफरेंस और है, जो मेन डिफरेंस एक और बनता है आपका, वो क्या बनता है, इसमें बोलता है 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, कितना है आपका, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो दिस नंबर इज 4 करोड़, 4 करोड़, आई विल राइट दिस, 4 करोड़ 12 लाख 12 लाख 31,000 312, ठीक है, 312। ये तो हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका इंडियन नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में क्या करेंगे आप, इसको देखो, तो जैसे इसमें बच्चों एक नंबर लिख लेते हैं हम, 5 4 3 2 1 6 2 1। क्लियर, ये हमने एक नंबर लिखा। अब इसमें कोमा रखेंगे आप, यहाँ पे कोमा लगेगा, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगेगा कोमा। अब देखो आप इसमें क्या होता है भाई, वंस, टेंस, क्लियर, 100, 1000, 10,000। अब ये क्या होता है, ये 100,000 हो जाता है, ठीक है, ये 100,000, ठीक है। फिर ये आपका क्या होता है भाई, आपका ये होता है आपका मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से मिलियन, 10 मिलियन, लाख, इस तरह से चलता है। इसमें लाख में चलेगा, इधर मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे चलता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको शब्दों में अगर लिखना हो तो बच्चों ये हो जाएगा 54 मिलियन 321,000 621, ठीक है, 621। तो बच्चों ये बस एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ आता नहीं है, बस कोमे तक ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि भाई मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाला कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रहेगा, और अपना लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये वाला अपना इंडियन रहेगा। चलिए, अब यहां से एक बेसिक सी वैल्यू। लेकिन अब आते हैं बच्चों काम बिल्कुल एकदम जो सटीक, जहां से क्वेश्चन आते हैं आपके हर बार। अब मैं आपको बिल्कुल एकदम, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैं आपको हर जहां से क्वेश्चन बनेंगे, हर बार बनेंगे, खूब क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं सारी चीज आपको कराऊंगा। देखो बात करते हैं प्लेस वैल्यू, डायरेक्ट देखेंगे। कोई नंबर है भाई 6 7 2 1 3 2, आपसे पूछेगा इसमें 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे 1 का। तो बात हो रही है 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप 1 लिखेंगे, और 1 के राइट में जितने डिजिट है उसके सामने 0 लगा देंगे। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100, ठीक। सिमिलरली 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 लिखेंगे, और उसके सामने 4 डिजिट है, राइट में 4 डिजिट है, क्लियर। तो इसकी 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7,000, ठीक। प्लेस वैल्यू नाउ क्लियर। लेकिन एक बार क्वेश्चन क्या, आप क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेसिमल में भी पूछे जा रहे हैं। जैसे 613.21 आपका 5, और आपसे पूछेगा 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो बच्चों इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखो भाई डेसिमल के राइट में है, तो 1/10, 1/10, ये चलेगा आपका 1/10, क्लियर। बट बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये तो 1/10 है ना, लेकिन आपने 2 की पूछी है, तो 2/10 आएगा, 2/10, जैसे 0.2, 0.2। आपसे पूछा जाए भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100, दैट इज 0.01। आपसे 5 की पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 0.05 या 5/1000, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये है प्लेस वैल्यू डेसिमल वाले केस में। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू बहुत आसान है, कोई नंबर है 4 6 1 2 3 4, आपसे पूछा जाए 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू है। 2 की फेस वैल्यू 2 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, क्लियर। 3 की फेस वैल्यू 3 है, 4 की 4 है, इस 4 की 4 है, 6 की 6 है, तो प्लेस वैल्यू वही नंबर रहेगा। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्लियर हो चुका है, चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म, देखो भाई कोई नंबर लिखा है 4 6 9 8 1, ये तो क्या है, इसी नंबर की शॉर्ट फॉर्म। अब इसको एक्सपेंडेड कैसे करेंगे,
4 किस प्लेस पे, 4 है आपका 10,000 प्लेस पे, तो 4 इंटू, देखो इसको कैसे करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, देखो 4 इंटू 10,000, फिर प्लस करिए 6 इंटू 1000, फिर 9 इंटू 100, क्लियर, 9 इंटू 100, फिर 8 इंटू 10 प्लस 1, तो 1 पे ये तो 1 ये रहेगा, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई, ठीक है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई देखो पूरा मैथ कराना है, थोड़ा फास्ट कराऊंगा, ठीक है बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल एकदम सारी चीजें हो जाएंगी, पूरा फास्ट कराना है मुझे, बिल्कुल एकदम कॉमन टॉपिक कराऊं। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्मेशन, देखो भाई ये क्वेश्चन खूब आता है, हर साल आता है कि इन डिजिट का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई, नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 1 है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या है, 1 है, ठीक है। अगर होल नंबर की बात करूं तो 0 है। अब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, देखो 1 से शुरू करते हैं, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 1, लार्जेस्ट क्या हुआ 9, ये 1 की बात हो रही है। अब 2 की बात करते हैं, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 10, लार्जेस्ट क्या हुआ 99। अब 3 डिजिट का क्या होगा, 3 डिजिट का होगा 100, लार्जेस्ट क्या होगा 999। 4 का क्या होगा 1000 और ये होगा 99। तो मतलब ये हुआ, अगर किसी भी डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, लेटेस्ट सपोज आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे और 50 पुट करेंगे, ये हो गया 6 डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो 6 बार 9 लिखेंगे। क्लियर, चलिए यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इन डिजिट्स को फॉर्म करके, इन डिजिट का यूज करके, जैसे 5, 7 और 8 और 0, इन डिजिट का यूज करके आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आप भाई देखो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बताएंगे, 0, 5, 7, 8, ये आपको नहीं करना है। अगर आपने 0 को लेफ्ट में रख दिया तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं 3 डिजिट का रह गया। तो आपको स्मॉलेस्ट लिखना, तो आप पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 0, फिर 7 और 8, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन आ जाए आपको लार्जेस्ट बनाना है, तो पहले 8 लिखेंगे, 7 और 5 और 0, ये हो गया लार्जेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो मीन्स जब लार्जेस्ट आपको बनाना है तो लार्जेस्ट के केस में नंबर को लेफ्ट टू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तब आपको लार्जेस्ट बन जाएगा। और स्मॉलेस्ट के केस में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 0 को लेफ्ट में नहीं लिखना है, पहली बात। दूसरा एक रूल और है, क्वेश्चन में देखिए नंबर का रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं। मींस अगर मैं देखूं तो इन नंबर से मैं लार्जेस्ट डिजिट ये भी तो बना सकता हूं, बट यहां पे 8 को रिपीट करना है कि नहीं करना है ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, रिपीटेशन अलाउ और नॉट, तो उसको ध्यान में रखना आप। वो बोलेगा कि 8 को 2 बार यूज कर सकते हैं, अगर 8 को 2 बार यूज करेंगे तो 8, 8, 7, 5 ये हो गया, ठीक है। तो मतलब वो कंडीशन आपको रहेगी, तो ये ऐसे रहेगा आपका डिजिट का फॉर्मेशन। चलिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो भाई असेंडिंग का मतलब है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, और जबकि डिसेंडिंग क्या होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये कई तरह से आता है, फ्रैक्शन में भी दे देता है आपको और ये नंबर में भी दे देता है। फ्रैक्शन में जनरली आता है आपके सामने 4, 5, 2/11, 9/10, 5/6, इस तरह के 4 नंबर देगा और उनसे पूछेगा इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे आसान तरीका है इसको डेसिमल के फॉर्मेट में लिख लो। 4/5 कितना हुआ 0.8, क्लियर। ये कितना हुआ भाई आपका, ये हुआ आपका 0.18 के आसपास मानो आप कुछ को, ठीक है। ये 0.9, ठीक है, और ये कितना हुआ भाई आपका 0.8 और आपका 3, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें क्लियर देखो, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.18, यहाँ पे नहीं, ये 2 डिजिट में मैंने कर लिए। अब यहाँ पे अगर मैं डेसिमल को भूल जाऊं तो यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ पे 18 लिखा है, यहाँ पे 90 लिखा है, यहाँ पे 83। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ भाई, सबसे छोटा तो 18 हुआ ना, अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो 2/11 सबसे आसान। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ 4/5, फिर क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका 5/6 और ये हुआ 9/10। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और सिमिलरली इसको इसी को ही अगर मैं ये लिखता आपका 9/10 से लेके अपोजिट लिखता तो ये हो जाता मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान रखना आपको।
सक्सेसर एंड प्रेडिसर बहुत आसान है, कोई नंबर है 4 5 6, इसका सक्सेसर लिखना है तो इसमें +1 कर देना, ठीक है। कोई नंबर है 3 3 2, इसका प्रेडिसर लिखना है तो -1 लिख देना, ठीक। सक्सेसर और प्रेडिसर में कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसर एक ऐड करना है, प्रेडिसर एक माइनस करना है। चलिए, राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये भी है, ठीक है भाई, इसको भी थोड़ा देख लो। कोई नंबर लिखा है 423.51, अब वो बोलेंगे कि इसको क्या करना है, 2 डिजिट तक इसको और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए 2 डिजिट तक। भाई देखो, अब आपको क्या करना है, देखो डेसिमल के राइट में कितनी है, 2 डिजिट है, ठीक है। तो आपको ये देखना है जो डेसिमल के राइट में है इसकी वैल्यू 50 से, देखो जब 2 डिजिट की बात हुई तो 50 से ग्रेटर देखेंगे, तो दिस इज ग्रेटर देन 50, 51 इज ग्रेटर देन 50, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 424। मीन्स देखो भाई राउंडिंग ऑफ यूनिट, देखो 423.5 लिखा है तो डेसिमल के राइट में एक प्लेस है तो इसको कितना लिख सकते हैं हम 423, आपका सीधा ये हो जाएगा और 3 की जगह 4 हो जाएगा, ठीक, 3 की जगह 4 हो जाएगा। मीन्स बच्चों अगर डेसिमल के राइट में अगर 0.5 या उससे ग्रेटर है तो ये वाला इसमें +1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 की जगह 0 हो जाएगा और इसमें +1 ऐड हो जाएगा। अब जैसे 623.512 लिखा है और आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको 1 प्लेस तक, 1 डेसिमल के 1 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, 1 प्लेस तक। तो आप क्या करें, देखो 623 तो एज रहेगा, 0.51, अब इसके राइट में क्या है 2 5 से छोटा है, 2 इज लेस देन 5, तो अगर 2 5 से छोटा है तो यहाँ पे 0 रहेगा और कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये राउंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन होता है, जनरली 0.5 पे लगता है, तो उसको आप एक बार देख लेना इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, रोमन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नंबर्स को याद करिए, क्लियर कि किसको क्या बोलते हैं, इनको स्पेशल ध्यान रखिए। चार्ट को बना के, एक क्वेश्चन जरूर आता है यार हमें इसमें, सी को 100 बोलते हैं, डी को 500, एम को ए, ठीक है, ये बात हो गई। ये रूल्स को आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, इनको रूल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिल्कुल क्लियर कट रूल है, इन रूल्स को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। पूरे रूल को समझिए, क्या है रूल, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड, जैसे आपने एक्स 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 किया तो वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। आपने 2 बार एक्स लिखा तो 20 होगा, 3 बार लिखा। अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 40 को लिखने के लिए आपने 4 बार एक्स कर दिया, 3 से ज्यादा बार सिंबल को रिपीट नहीं किया जा सकता। और वी एल और डी तो कभी रिपीट ही नहीं होते, ठीक है। जैसे वी आई हो गया 6 हो गया, एक्स आई हो गया 12 हो गया, एल एक्स वी तो ये कितना होगा 65 हो गया। इफ अ सिंबल स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू गेट एडिड, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे वी आई है, आई क्या है, एक स्मॉलर वैल्यू है, वी बड़ा है, तो हमेशा आई की वैल्यू इसमें ऐड हो जाती है, आई का वैल्यू 1 है तो आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक्स, तो एक्स की वैल्यू 10 है और इसकी 1 कितने 1 + 1 तो कितना हो गया आपका 12, ठीक है, वैल्यू ऐड हो जाएगी। ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट में लिखी है, स्मॉलर वैल्यू राइट में लिखी है तो ऐड हो जाएगी वैल्यू, ठीक। कुछ और, इफ अ सिंबल स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल और ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, और अगर स्मॉलर लेफ्ट में लिखी है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। चलिए, जैसे एक्सएल देखिए, एक्स और एल, एल की वैल्यू कितनी है भाई 50, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 50 - 10 दैट इज 40। आप एक्स को 40 को ऐसे मत लिख देना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं भाई, इनको फॉर्मूले को याद रखना। सी वी एल डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर, तो देखो वी एल डी को आप कभी भी लेफ्ट में नहीं लिख सकते, मतलब उनको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी और एक्स, और आई को वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और बस किसी नहीं। द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एम सी ओनली, और एक्स को केवल एल एम सी से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। भाई ये रोमन नंबर को लिखने के रूल है, प्लीज इनको सारों को क्लियर कर लो कि भाई लिख लिख के देखो नंबर को, 70 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 70 नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 200 को, ऐसे सब लिख के देखो आप, ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग। ये 25 सीट्स हैं, अगर आप इनमें आप अपने बैच को कंफर्म कर लेते, अपनी शीट को कंफर्म कर लेते तो सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा भाई आपका। फिर 1 साल का आप हमें समय दीजिए और फिर देखिए आपकी तैयारी में फर्क आपको खुद नजर आएगा। अब आपके सामने एक आ जाता है इंपॉर्टेंट नंबर, बहुत परेशान करते हैं, एक एक को समझाऊंगा शॉर्ट में बिल्कुल,
ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होती है? वे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल 2 नंबर से जिनको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक नंबर लिखा है 7, इसको कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? इसको एक तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, एक 7 से, तो 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। एक नंबर लिखा हो 11, इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 11 से, तो 11 एक प्राइम नंबर है। एक नंबर है 9, 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इस केस में इस नंबर को 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, क्लियर। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। और आपका 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेचुरल नंबर पे। प्राइम नंबर क्लियर हुआ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इसको आप याद रखना। ठीक, अब आते हैं नेचुरल नंबर पे। देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से लेके 1 2 3 और फिर आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, हजार लाख करोड़ कितना भी, तो वो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है, अब पता है बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है? एग्जामिनर कहेगा आपसे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम निकालिए। अब बच्चा क्या करेगा? 0 1 2 और 3, तो वो निकाल के आ जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन में भी 6 होगा। लेकिन बच्चे को जब ये जिस बच्चे को पता है वो क्या करेगा? 1 2 3 और 4, तो दोनों में अंतर आ गया ना। आपको पता होना चाहिए 0 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए ऐसे ही वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर। इस तरह से होल नंबर में बात करें, अगर नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर लें तो बनेगा होल नंबर का ग्रुप। मीन्स 0 1 2 3 से लेके अंत तक, इन्फिनिटी तक, तो ये जो ग्रुप बनेगा ये होल नंबर का बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंटीजर में। इंटीजर क्या है? देखो भाई, होल नंबर और उनके नेगेटिव का, होल नंबर प्लस देयर नेगेटिव, उसको बोलेंगे हम इंटीजर। जैसे 0 1 2 3 4 ये हो गया, और फिर इनके नेगेटिव -1 -2 -3 -4, इनको बोलेंगे हम इंटीजर। इनको क्या बोलेंगे? इंटीजर। ठीक है, 5.16 डेसिमल वालों को इंटीजर नहीं बोलते। इंटीजर में नंबर कंप्लीट होने चाहिए, मींस होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर और उनके नेगेटिव के ग्रुप को बोलेंगे हम इंटीजर। क्लियर, चलिए। और ध्यान रखना भाई, -2 और -4 और 4, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा होता है इसमें 4। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा है सबसे बड़ा ये। ठीक है भाई, माइनस में वैल्यू हमेशा छोटे वैल्यू वाली बड़ी होती है। आपसे पूछा जाए -6 और -8 में कौन बड़ा है, तो ये मार्क करके मत आ जाना, ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं कंपोजिट नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे देखते हैं, एक एक कराऊंगा। कंपोजिट नंबर, देखो भाई, प्राइम नंबर का अपोजिट नंबर होता है कंपोजिट। मींस जिस नंबर को 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड किया जा सकता है उसको बोलेंगे कंपोजिट। लेट अस सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 6, इसको कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं देखते हैं। चलो, एक इसको 1 से डिवाइड कर दूंगा मैं। डिवाइड करने का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड, जिसमें रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो 1 से 6 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं 6 एक ऐसा नंबर है जिसको 4 संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो बच्चों क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब 6 एक कंपोजिट नंबर हुआ। मींस एक ऐसी संख्या जिसको 2 से ज्यादा नंबर से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, वो एक कंपोजिट नंबर होगा। आपसे मैं पूछूं, क्या 13 एक कंपोजिट नंबर है? देखते हैं इसको एक तो मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं, इसको एक मैं कर सकता हूं 13 से डिवाइड, इसको केवल 2 नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक, लेकिन सवाल कई बार ये भी आता है कि भाई 2 एक प्राइम नंबर है। यस, इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं 2 से। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? इसको केवल 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है। तो ना ये एक प्राइम नंबर है, ना ये एक कंपोजिट नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सब है। ठीक है, चलिए
हो गया कंपोजिट। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चों ओड नंबर की तरफ। तो वे नंबर जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 ये डिजिट आए उनको कहेंगे हम ओड नंबर। ठीक है, इनमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट में आए तो उसको बोलेंगे हम ओड नंबर। लेट अस सपोज एक नंबर लिख रहा हूं 6, 7, 4, 2, 5। ठीक है, इसके लास्ट में देखिए, लास्ट में मीन्स इसके राइट साइड से, यहां से बात करूं मैं राइट साइड, लास्ट ये हुआ तो लास्ट में क्या है 5, और 5 क्या है इन नंबर में से एक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक ओड नंबर है। क्लियर, विषम संख्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 9, 9, 2, 8 आपसे पूछूं क्या ये विषम संख्या है, ओड नंबर है? लास्ट में बच्चों क्या आया है, लास्ट में आया आपका 8, क्या 8 इनमें से कोई है? नहीं, तो मीन्स ये एक ओड नंबर नहीं है, तो क्या है, ये एक इवन नंबर है। अब देखते हैं इवन नंबर ओड नंबर। अब सबसे छोटी ओड नंबर कौन सी है, 1। ठीक है, शुरू के ओड नंबर देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, क्या सभी ओड नंबर प्राइम नंबर है? नहीं, सभी ओड नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? देखो भाई, ये 9 क्या है, ओड नंबर है लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है। आपसे क्वेश्चन ही बन जाता है, क्या सभी प्राइम नंबर ओड नंबर है? ये भी नहीं है भाई, 2 एक प्राइम नंबर है लेकिन ये ओड नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी सारी हैं, बाकी सारी ओड नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 वो सारी ओड नंबर है। ठीक है, तो ये चीजों को आप कुछ इनको कंसेप्ट जो आपके है ये क्लियर होना चाहिए। इवन नंबर की बात करते हैं, वे नंबर जिनके लास्ट में बच्चों, वे नंबर जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आए उनको कहेंगे हम सम संख्याएं इवन नंबर। 4, 6, 2, 1, 2 लास्ट में क्या आया है, 2 आया है, तो क्या है, इवन नंबर है। 3, 2, 1, 8, 8 लास्ट में क्या आया है, 8 आया है, तो क्या है, इवन नंबर है। 7, 2, 6, 8, 2, 3 क्या एक ओड नंबर है? नहीं, लास्ट में 3 आया है, 3 इस नंबर में नहीं है, तो ये एक ओड नंबर पर इवन नंबर नहीं है। ठीक, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, को प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। को प्राइम नंबर देखो, ये है ट्विन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारे को देख लो, सब कुछ देख के जाओ, क्योंकि एग्जाम में पता चला ये आपको परेशान कर देते हैं, एकदम से को प्राइम नंबर देख के कंफ्यूज हो गए। ट्विन प्राइम सुना भी नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ठीक है ये सुना है आपने, लेकिन ये तो बड़े मुश्किल हो। चलो देखते हैं को प्राइम नंबर। तो बच्चों को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर का पेयर है, इसमें 2 नंबर्स रहेंगे और वो ऐसा पेयर रहेगा जिनको केवल 1 से डिवाइड किया जा सकता है। मैं नंबर लिख रहा हूं, देखो आपके सामने, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 है, इन दोनों को किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, वो है 1। भाई 1 से 2 को भी डिवाइड, 1 से 3 को भी, तो ये एक को प्राइम नंबर है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं 6 एंड 13, तो ये क्या एक को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। देखो आप 6 को किससे डिवाइड करोगे, 6 और 13 को, भाई 6 को भी आप 6 और 13 को दोनों को एक कॉमन नंबर से कौन है, तो 1 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो इनको दोनों को डिवाइड कर सकता है। 13 को भी 1 करेगा, 6 को भी। क्या 1 के अलावा कोई नंबर है? नहीं। तो ये कैसे पता करते हैं भाई, 6 के फैक्टर करो आप, 6 के गुणनखंड निकालो। ठीक है, देखो 1, 2, 3 और 6, और 13 के निकालो, 13 और 1, दोनों में कॉमन क्या आया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बस, और कुछ कॉमन नहीं है। तो मतलब क्या है, तो को प्राइम नंबर वे नंबर है जिनके बीच में सिर्फ केवल एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। ठीक, दैट इज 1, तो उनको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। अब कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसे को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी नहीं दोनों नंबर, देखो अगर कोई 2 नंबर प्राइम नंबर है जैसे 2 और 5, तो ये तो पक्का को प्राइम है, ये तो पक्का को प्राइम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूं 8 और आपका 9, 8 और 9, तो देखो 8 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो मींस दोनों एक को प्राइम नंबर है, एक को प्राइम नंबर है। और 1 एक ऐसी संख्या जो सबके साथ को प्राइम पेयर बनाती है, जैसे 1 16, 1
19, 1 2000। तो 1 के साथ जो भी नंबर आप ऐड करेंगे, 1 के साथ जो भी नंबर पेयर लेंगे वो हमेशा एक को प्राइम पेयर बनेगा। ठीक है, 1 सबके साथ को प्राइम पेयर बनाएगा। क्लियर है? आपके सामने 4 और आपने 9 लिखा, क्या ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल। देखो 4 और 9 को केवल एक कॉमन नंबर जो 1 जो इसको डिवाइड कर सकता है। देखो 4 के फैक्टर क्या है? 1 2 और 4। 9 के कितने हैं? 1 3 और 9। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? ओनली 1। ठीक, तो को प्राइम नंबर का आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बच्चों अब देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है? देखो भाई, ट्विन प्राइम में क्या होता है, उनके जो दो प्राइम नंबर है उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आपका 7 और 5, ये क्या है? ट्विन प्राइम है, क्योंकि दोनों नंबर प्राइम है और उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। आपसे कहने लोगों में भी कि भाई 7 और 11 क्या है? ट्विन प्राइम है? नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। ठीक है, मतलब वे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, दैट इज 29 और 31। तो ये क्या है? ट्विन प्राइम। यस, ये ट्विन प्राइम है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। आपसे कहने लोगों कि भाई 41 और 43 है? बिल्कुल है। आप 41 और 47 को ट्विन प्राइम नहीं कह सकते, 4 का डिफरेंस, एग्जैक्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए और दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम। ठीक, चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, जैसे उनका अंडर रूट करने पे एक होल नंबर आनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, कंप्लीट नंबर आनी चाहिए। जैसे 16 है तो 16 का आप अंडर रूट निकालेंगे 4 आएगा, तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहने लगे कि भाई आपसे निकलवाने लोगों में 40 का, तो 40 का क्या आएगा? 40 का रूट निकालेंगे तो ये कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर, तो वे नंबर जिनको P अपॉन Q में लिखा जा सकता है, मींस एक न्यूमिनेटर रहेगा एक डिनोमिनेटर रहेगा, तो उनको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल नंबर। जैसे 4 अपॉन 5, तो एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है, उनको बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। डेसिमल नंबर, तो डेसिमल का यूज होगा 4.5, 6.21, तो ये डेसिमल नंबर हो गए। ठीक, बड़ा सिंपल सा लेंगे हम, बहुत ज़्यादा अंदर लॉजिक में नहीं जाने वाले, क्योंकि देखो भाई ये एक रिवीजन क्लास है बच्चों, इसमें बिल्कुल आपने भी तो पूरी साल कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ समय और पैसों की बर्बादी दोनों होती रही है, नहीं आपने किया। ये तो एक रिवीजन क्लास है, सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, पूरा रहेगा पूरा मैथ। अब बात करते हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल की। डिविजिबिलिटी रूल की क्लियर? तो देखो भाई 2 का डिविजिबल रूल क्या है? सारी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे अगर उनके लास्ट में क्या है? 2 4 6 8 0, इनमें से कोई डिजिट है 6 2 1 3 0, तो लास्ट में क्या है? 0, तो 2 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर, सबको पता है। 4 का क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, सबको पता है। 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में जैसे 6 1 0, तो ये इसके लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, या 6 1 5 लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर, चलिए 8 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है, 7 को भूल जाइए। अपने लॉजिक मत लगाना, बहुत सारी तरकीब ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता बच्चों, उनसे टाइम वेस्ट होता है। जब एनसीईआरटी कहती है कि 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है तो नहीं है, बस आगे बढ़ो। आपको एंट्रेंस निकालना है, आपको अगर रिसर्च करनी है, पीएचडी में प्रोफेसर बनना है मैथ्स में, तो वो तो ग्रेजुएशन के बाद बनेंगे ना, अभी तो सिर्फ आपको क्या करना है? अपना एंट्रेंस निकालना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। डिजिट का सम करना है तो 3 के केस में और 9 के केस में डिजिट का सम करना है। 8 के केस में और 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट और 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 10 से कब डिविजिबल होगी? लास्ट में 0 होना चाहिए, 10 से होगा। अब एक रूल बच गया आपका 11 का, द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल 11 का। 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कितना है भाई आपका? जैसे एक नंबर लिखा है मैंने 143, ठीक, ये नंबर लिखा है, तो ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, आपको ये जांच करना है। तो आपको क्या करना है भाई? देखो, जो आपका राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट चलना है, जो आपका इवन प्लेस पे और जो ओड प्लेस पे डिजिट है, उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 2,
अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं राइट से चलूँगा लेफ्ट की तरफ। तो मैं पहले 2 को लूँगा, 2, फिर मैं एक छोड़ के 6 को लूँगा +6, फिर मैं 4 को लूँगा +4, फिर मैं 2 को लूँगा +2, और इनका सम कितना है आपका 14, ठीक है 14। दूसरा मैं क्या करूँगा, अब दूसरा करूँगा मैं दूसरे डिजिट का सम लूँगा। अब मैं लूँगा इनका सम 8 +5 +3 और +1, इनका सम करूँगा, ये आया आपका 17। अब अगर इन दोनों के सम का डिफरेंस, दैट इज इन दोनों का सम का डिफरेंस कितना, 17 - 14, ये आया 3। अगर ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या ये 11 से डिवाइड होना, डिविजिबल होना चाहिए, 11 का एक मल्टीपल होना चाहिए, 11 से इसको डिवाइड किया जा सके, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। इस केस में 3 आया, तो 3 ना तो 0 है ना इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते, तो ये क्या है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और लिख रहा हूं मैं, देखो उसमें देख लेते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, नंबर क्या है 5026857, इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको लीजिए 7, 8, 2 और 5, इनका सम करिए। तो 5 + 2 + 8 + 7, सम कितना आया अभी आपका 22, ठीक है। अब दूसरे वाले का सम करिए, मीन्स 5, ठीक है, +6 +0, इनका सम करिए, सम कितना आया 11। दोनों का डिफरेंस करिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 22 - 11 कितना 11। 11 क्या 11 से डिवाइड है, यस, तो ये नंबर आपकी क्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है भाई। तो नाउ इट्स क्लियर टू यू कि भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये यूनिट्स को थोड़ा देखते हैं। अब लेंथ की यूनिट क्या है भाई, यूनिट आती है कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, डेकामीटर। बच्चों इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इस चार्ट को एक मेमोराइज करके वीडियो को पॉज करना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि 1 यार्ड में 3 फीट अराउंड होता है, 1 मीटर में 3.2 फीट, 1 इंच में 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100, 1 किलोमीटर में 100,000 मीटर, 1 डेसीमीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में। इनको अच्छे से याद कर लो, मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दूंगा। क्लियर, चलिए अब कुछ वेट की यूनिट है। 1 टन में कितना होता है 907 लगभग किलोग्राम, क्विंटल में 100 किलोग्राम, किलोग्राम में ग्राम हो गया, ये मिलीग्राम हो गया, हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम। इसको अच्छे से आप याद कर लो। 1 डोजन में होता है आपका 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट 1 डोजन में। क्लियर भाई, हाँ चलिए अब आते हैं वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम में देखते हैं, वॉल्यूम में क्या है भाई, देखो क्यूबिक मीटर में होता है 1000 लीटर। जब भी क्यूबिक मीटर आए ना, मीटर क्यूब, तो समझ लो 1000 लीटर हुआ। 1 लीटर में 1000 क्या हुआ भाई आपका मिलीलीटर। 1 गैलन, 1 गैलन में आप रखना 3.78 तक याद रखना, 3.78 लीटर, ठीक है। और 1 बैरल में होता है 159 लीटर, 1 बैरल में 159 लीटर होता है, ठीक है। चलो ये लगभग है, ठीक है, एग्जैक्ट है। अब कुछ टाइम की यूनिट देखते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होंगे या 366, बट 366 किसी केस में होगा लीप ईयर में, लीप ईयर में, ठीक है। लीप ईयर में 366 और नॉर्मल ईयर में 365। 1 ईयर में 12 मंथ, 1 फोर्टनाइट में 2 वीक्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज, 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको भी याद रखना, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। क्लियर, ठीक है बच्चों। एक यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूं, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों को नहीं पता होता, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लीप ईयर का आपका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो लीप ईयर होगा, लेकिन ये पूरा नहीं है, पूरा ध्यान रखो। अगर किसी सेंचुरी ईयर को आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा और नॉन सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड। लेट अस सपोज आपसे कहने लगूँ मैं कि ये एक लीप ईयर है कि नहीं। सबसे पहले चेक करो क्या ये सेंचुरी ईयर है, बिल्कुल है। अगर लास्ट में 20 आ रहा है तो सेंचुरी हो गया ना, 2100। इसको आपको किससे डिवाइड करके देखना है, 400 से।
क्योंकि बच्चों अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और आप कह दोगे ये लीप ईयर है। एक्चुअल में इसको 400 से डिवाइड करके देखो तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो 2101 लीप वर्ष नहीं है, 2101 लीप वर्ष नहीं है। अगर आपसे पूछने लोगों में कि बच्चों क्या 2301 लीप वर्ष है, तो आप कहोगे हाँ है, पर कैसे? आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको जब भी सेंचुरी ईयर हो उसको 400 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। आपसे कहने लगूँ कि मैं 1600 एक लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे? सेंचुरी ईयर है, इसको 400 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, तो ये एक लीप वर्ष है, ठीक है बच्चों। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपसे कहने लगूँ कि मैं 2000 अभी 22 है, क्या एक लीप वर्ष है? तो इसको आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर तो नहीं, लास्ट में 00 नहीं है। या आपसे कहने लगूँ मैं 2024 एक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यस इट इज, ठीक। चलिए अब आता है एक कॉन्सेप्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो देखो भाई समझ लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल एग्जांपल से समझेंगे। एक नंबर है आपका 8, तो फैक्टर्स वे नंबर हैं जिन नंबर से 8 को डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली, जैसे 1, 2, 4 और 8। तो आपसे पूछा जाए 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 1, 2, 4 और 8, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाए मल्टीपल क्या है, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 8 16 24 32 और अंत तक ये सारे क्या हैं, ये इसके मल्टीपल है। तो आप एक बात कह सकते हैं, मल्टीपल के नंबर लिमिट नहीं है, कोई कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर लिमिटेड है, फैक्टर लिमिटेड है। और फैक्टर हमेशा उस नंबर के इक्वल या उससे छोटे रहेंगे, लेकिन मल्टीपल उस नंबर के इक्वल या उससे बड़े रहेंगे, ठीक है भाई बच्चों। ये कुछ बातें क्लियर आपको होनी चाहिए। हमेशा प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर के केस में क्या होता है, फैक्टर 2 होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एचसीएफ और एलसीएम। देखो भाई एचसीएफ एलसीएम सब बच्चों को निकालना आता है, उसको मैं नहीं बताऊंगा आपको निकालना, बस एचसीएफ और एलसीएम में ये एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और अगर 2 नंबर है, लेट अस सपोज एक नंबर है n और n1 और दूसरा नंबर है n2, तो 2 नंबर के प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई इक्वल होती है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट अस सपोज 2 नंबर है 12 और 20, ठीक है। 12 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा भाई, वो आएगा आपका कितना, 4, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा भाई इसका 60। दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, 4 × 60 दैट इज 240। इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कितनी आई, 12 × 20 दैट इज 240। तो आप कह सकते हैं कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इसको आप बच्चों याद रखना, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूले के तौर पे आप इसको देखते हैं। दूसरा एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। आपसे क्या करेगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि इन नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालिए, तो एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। साथ में आपको एलसीएम में एलसीएम निकालिए। एक वो आता है कि एक सर्कुलर पाथ की तरफ 4 लोगों ने दौड़ना शुरू किया, तो वो आपका उनको एलसीएम निकालना होता है। क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बस आपको ये ध्यान रखना एलसीएम एचसीएफ सब बच्चों को निकालना आता है। मैं इसको बताऊंगा नहीं, इसके कई मेथड है, फैक्टर है, मल्टीपल है, लॉन्ग डिवीजन है, बहुत सारे मेथड है, बट आई विल नॉट गो इन द डीप। मैं तो सिर्फ आपको बिल्कुल मेन वाला बताऊंगा जो फॉर्मूला होता है। अब आते हैं भाई फ्रैक्शन बच्चों, अब आइए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। देखो कितने टाइप के फ्रैक्शन है, थोड़ा नजर मार के जाइए। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, कंप्लीट फ्रैक्शन, ठीक। इन पे सब पे एक एक बार देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक क्या है, यूनिट, सबको देखते हैं एक बार। तो बच्चों 2 फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कहेंगे अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है। लेट अस सपोज मैं लिख रहा हूँ 4/7 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3/7, तो दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। क्लियर, चलिए
तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर 2, 3, 4 जितनी भी फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर सेम है तो उनको बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेट अस सपोज 4/7 और 3/13, तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शन पे। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमिरेटर 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, obvious सी बात है। आप या तो आप क्या बोलेंगे 1, 1/2, 1/4, 1/9। न्यूमिरेटर 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक यूनिट फ्रैक्शन। ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे 4/5, 4/5 क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन 5/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है भाई बच्चों, न्यूमिरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे 5/4, 8/7, 19/5, ये सारी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, देखो जब भी जैसे 4 × 4/3, तो ये क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्लियर, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे, 3 की देखो जैसे 4 × 4/3 लिखा है, तो इसकी 4 की 3 में मल्टीप्लाई करिए और ये ऊपर वाला 4 ऐड करिए और अपॉन 3, तो 16/3 ये उसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये सबको आता है। कंप्लीट फ्रैक्शन क्या है, अगर किसी फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू 1 है तो कंप्लीट होगा। जैसे आपका 16/16, तो क्या है, 1 है, या 1 भी एक क्या है, कंप्लीट फ्रैक्शन है, वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। रे किसको बोलते हैं, देखो भाई रे क्या होता है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे सनरेज स्टार्टिंग पॉइंट सन होता है लेकिन एंड पॉइंट कुछ नहीं होता। लाइन का ना स्टार्टिंग पॉइंट होता ना एंड पॉइंट होता, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। क्लियर, चलिए तीनों चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं, अब भाई रे, लाइंस और लाइन सेगमेंट इनसे बनते हैं एंगल। तो कितने एंगल होते हैं, देखो एंगल 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये एक रे है, ये एक रे है, 2 रे हैं और इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष बोलते हैं, यहां से स्टार्ट हुई। अब जो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे बच्चों इंटीरियर एंगल, और इन दोनों के जो आउटसाइड होगा ये वाला इसको क्या बोलेंगे हम, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम कितना होता है, 360। क्लियर, दोनों का सम कितना हुआ भाई, इंटीरियर एंगल, इस केस की बात हो रही है, तो कितना हुआ भाई आपका 360 इस केस में। यहाँ पे तो देख रहे हैं पूरा भाई चक्कर तो थोड़ा 360 का होगा। अभी देखेंगे और भी कितने टाइप्स के एंगल है, बहुत जरूरी है भाई बच्चों, बहुत जरूरी। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ओबट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, और भी इसमें ऐड करूंगा मैं, 1-2 और ऐड करूंगा। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट तो रह ही गए। ठीक है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट भी रह गए 2, उनको भी ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों जीरो एंगल क्या है। देखो जीरो एंगल में तो क्या है, देखो ये एक रे है और ये एक रे है, इसके ऊपर है, बिल्कुल ओवरलैप है। ठीक, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो एंगल, तो कोई भी एंगल नहीं है, तो जीरो एंगल ये तो हुआ जीरो एंगल। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्या रहेगा, एक्यूट एंगल का मेजरमेंट रहेगा आपका 90 से लेके 0 के बीच में। 90 से लेके 0 के बीच में अगर कोई एंगल है तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। आपसे पूछने लगे जैसे 24 डिग्री है, क्या ये एक्यूट एंगल है, राइट। एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, राइट एंगल। एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, ओबट्यूस एंगल, तो ये कितना होना चाहिए भाई, 90 से लेके 180 डिग्री के बीच, 90 से लेके 180 डिग्री के बीच का एंगल क्या रहेगा, ओबट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या रहेगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180। रिफ्लेक्स एंगल क्या रहेगा, रिफ्लेक्स यहां लिख रहा हूं 180 से लेके आपका क्या रहेगा, आपका 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका भाई, आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,
मीन्स ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, और 360 अगर एग्जैक्ट है तो वो क्या होगा, कंप्लीट एंगल। ठीक है भाई बच्चों, तो ये सारे एंगल रहे आपके, इंपॉर्टेंट है, सबको एक बार ध्यान रखना है आपको। हाँ भाई देखो, इसको भी देखेंगे कि मेजर जो एंगल है हैंड के, घड़ी की सुइयों में एंगल कैसे मेजर, बहुत गजब है, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इसको भी कराऊंगा मैं, सब कराऊंगा, डोंट वरी, वीडियो को पूरा देख के जाना, पूरा एक मैथ रिवीजन हो जाएगा आपको। इससे अच्छा रिवीजन आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छा रिवीजन कम समय में पूरा मैथ, जहां आप पूरी साल लगा देते हैं और आपको 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको अगर पूरा मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। चलिए अभी हम देखेंगे 2 एंगल और बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट। तो बच्चों क्या है आपका, एक तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है, अगर 2 एंगल का सम, लेट अस सपोज कोई एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, और उनका सम अगर 90 डिग्री है, तो उनको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम में क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आपको पूछेगा कि एक एंगल है आपका 60 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 30। आपसे पूछेगा कि 54 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, तो कितना हो जाएगा, 36। आपको 90 करना है ना। ठीक है, चलिए अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, अगर कोई एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, और दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपसे यही होगा कि आपको दे देंगे कि 35 का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 35 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा अभी आपका, 145, तभी तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना। ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। भाई देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी वॉच है, वॉच से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये टोटल एंगल कितना हुआ, तो ये तो हुआ 360। ठीक है, अगर मैं बच्चों इसकी नंबरिंग कर दूं, तो नंबरिंग को थोड़ा ध्यान रखना भाई, नंबरिंग देखो कैसे होगी, ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये कौन सी है, ये आपका आवर एंड है, और ये क्या है, मिनट एंड है। ठीक है, ठीक भाई, क्लियर। तो अब बात आती है कि भाई देखो, अब ये पूरा का पूरा 360 है, तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एंगल, अगर मैं इन दोनों सुई को ऐसे कर दूं, दोनों सुई को, तो कितना एंगल बनाएंगी, एक को मैं 2 पे कर, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ भाई, एक सुई यहाँ पे है आपकी, और एक को मैं यहाँ कर दूँ अगर, तो कितना एंगल बनेगा, तो मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है भाई, टोटल कितना है ये 360, कितने भाग में बांटा गया है, तो 1 से लेके 12 तक, तो 12 से डिवाइड करूंगा तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, एक भाग की वैल्यू है 30 डिग्री, एक भाग की वैल्यू है कितनी, 30 डिग्री। क्लियर, चलिए यहां तक तो क्लियर हुआ। साथ में अगर मैं देखूं 12, इसके अंदर भी कुछ होता है भाई। ठीक है, ये कितना है भाई, वैसे तो 1 लिखा है, लेकिन 5 6 ऐसे भी तो रहता है। अगर इसमें देखो तो 1 आपका 12 हो, 1 2 3 4 और ये हो जाता है 5, ऐसे होता है, हिस्से बने रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो अगर एक का हिस्सा 30 डिग्री है, तो 5 का कितना होगा, 6 डिग्री। क्लियर, 6 डिग्री, तो एक का हिस्सा कितना होगा, 6 डिग्री। अंडरस्टूड। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा बच्चों, 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री। ध्यान रखना भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। 1 आवर में कितना बनेगा, 1 आवर में बनेगा आपका 30 डिग्री। ठीक, अब जैसे भी जो भी क्वेश्चन आएगा जी हो सकते हैं भाई, जैसे आपसे अभी जो एग्जैक्ट पोजीशन है इसमें पूछे, इसमें निकालते हैं कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में। चलो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है भाई, 10। ये एंगल हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, ये एंगल हमें क्या करना है भाई, पता करना है। तो भाई देखो एक बात बताओ, ये कितना एंगल है, 30, ये भी निकाला। ये कितना है, 30। क्लियर, ये भी 30 हो गया आपका, और ये कितना है भाई, 30। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कितना हो गया भाई आपका, 90, तो यही हो गया। प्लस अब आपसे पूछा जाए ये एंगल कितना, तो अगर मैं इसको देखूं तो 1 2 लेट अस सपोज ये कितना है भाई, 3 है, यहाँ पे 4 होगा, तो 3 में, एक में कितना होता है, 6 होता है, तो 3 में कितना हो जाएगा, 18। तो भैया 108 है। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, तो 108, इन दोनों के बीच में कितना हुआ, 108। ऐसे आप करके घड़ी की सुइयों के बीच एंगल आप निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे। ये बैच है भाई आपको,
इतनी तैयारी बच्चों आपकी करा दी जाएगी कि आपको एग्जाम से डर खत्म हो जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटी है ज्योमेट्री स्कूल में, कैंपस विजिट करिए, आपको पता चलेगा। डेली गेम्स पीरियड अलग लगते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और उनको दिन रात उनको क्वेश्चन रटाते रहो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इससे एग्जाम नहीं निकलता, इससे नहीं निकलता भाई। बच्चों का बचपन भी है, उनका गेम्स पीरियड वगैरह सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगी, अच्छे से आपको तैयारी कराई जाएगी। फूडिंग बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है हमारे टीचर्स का, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। एक बार आप विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से सिलेक्शन की गारंटी है। आप हमें टाइम दीजिए और फिर देखिए आपको सिलेक्शन करा के यहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई ये क्वेश्चन आता है। आप थोड़ा सा और भी फॉर्मूला देखिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देखो स्पीड का एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान रखना। अगर आपको स्पीड निकाल, फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इन्हीं तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। साथ में एक इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, चलिए ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ओके। साथ में एक फॉर्मूला और आता है, लेट अस सपोज ये आपका घर है, हाउस है, और ये आपका स्कूल है। तो आपने क्या किया, हाउस से स्कूल गए और स्कूल से वापस आए, और आपको जाते वक्त आपकी स्पीड 10 की है, आते वक्त आपकी 20 की है, तो आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा। तो आपको क्या करना है, 2AB 2 × 10 × 20, और इनकी स्पीड को आपको ऐड करना है, 10 + 20। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है, 2AB A + B। इससे क्वेश्चन जल्दी निकल जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, इंटरेस्ट इक्वल टू P रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको ध्यान रखना। टाइम क्या होता है भाई, यहाँ पे ईयर्स में होता है। कई बार क्या होता है भाई, टाइम को मंथ में दे देते हैं, आपसे 8 महीने बोल दिया जाएगा, तो आप क्या करें, उसको ईयर में बदलें 12 से डिवाइड करके। ठीक है, ठीक है बच्चों। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है भाई आपका P + I। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, बहुत अच्छा भाई। देखो भाई, एक होता है कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस, आपने जिस पे कोई आर्टिकल खरीदा है, परचेजिंग प्राइस। एक होता है सेल प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो अब देखो बच्चों, तो प्रॉफिट क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा आपका SP - CP। लॉस क्या होगा, लॉस होगा आपका CP - SP। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका प्रॉफिट अपॉन CP × 100। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन CP × 100। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं बच्चों रेक्टेंगल की तरफ, देखते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होता है। देखो ये एक रेक्टेंगल होगा, इसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। तो ये लेंथ है, लेट अस सपोज ये 12 है, तो जो लेंथ है वो दोनों लेंथ इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी 12, और ये ब्रेड्थ है 8 होगी, ये 8 होगी। ठीक है, क्लियर। तो ब्रेड्थ इक्वल होती है और लेंथ इक्वल होती है। रेक्टेंगल में 2 जो साइड्स होती हैं, ये जो लेंथ है ये दोनों इक्वल रहेंगी और ये दोनों इक्वल रहेंगी। अब पहला आता है इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 12 × 8 दैट इज 96। जो भी यूनिट स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या करना है भाई, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 लेंथ कितनी है 12 और ब्रेड्थ कितनी है 8, तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, इसका तीसरा क्या होता है, डायगोनल क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों डायगोनल में केस में क्या होता है, ये एंगल कितना होता है रेक्टेंगल का, 90 डिग्री। तो जब भी डायगोनल पूछे तो जो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, ये होगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, लेंथ का स्क्वायर कर दीजिए, ब्रेड्थ का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 और डायगोनल का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 208 इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। और डायगोनल का वैल्यू कितने, अंडर रूट में चला जाएगा 208।
ठीक, ऐसे केस में ऐसे निकालेंगे। चलिए, तो आपने पेरीमीटर निकाल लिया, आपने इसका एरिया निकाल लिया, डायगोनल भी निकाल लिया, सब निकाल लिया आपने। चलो, 100% सिलेक्शन की गारंटी है अगर आप हमें टाइम देते हैं। टाइम आपको देना होगा। हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करिए, टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद देखिए आपको एकदम ऐसी तैयारी कराई जाएगी, ऐसी तैयारी कराई जाएगी बच्चों आपके लिए, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर होगा उसको ठीक किया जाएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। अब आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है भाई, चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल है। एक साइड अगर इसकी 5 है तो ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी। तो इसका एरिया क्या हुआ, एरिया हुआ इसका साइड की मल्टीप्लाई, साइड इंटू साइड। क्योंकि देखो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो साइड इंटू साइड हो गया। तो इस केस में एरिया कितना हुआ, 5 गुना 5 दैट इज 25। पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर इन चारों साइड का सम, तो 4 इंटू साइड, ठीक है। और डायगोनल क्या हुआ, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, जो भी साइड रहेगी। तो √2 और साइड कितनी है 5, तो 5√2 इसका हो जाएगा डायगोनल। ठीक, चलिए। और 90 डिग्री के कोण होते हैं जब ये होते हैं, ये कितने 90, और जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, इक्वल होते हैं, क्लियर। चलिए, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, चलो ये बातें हैं कुछ। ट्रायंगल, ये होगा ट्रायंगल। इसका एरिया क्या होगा, इसको बोलेंगे इसका बेस जिसपे टिका है। ये होगा इसकी हाइट, हाइट ऊंचाई इसकी, ठीक है, ये हाइट। तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये इसकी क्या होगा, इसका एरिया होगा। इसको कई बार बोलते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो भाई पेरीमीटर क्या होगा इसका, सभी साइड का सम, सभी साइड का सम। अब ट्रायंगल में एक बात और है, ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। वन इज स्केलन, वन इज आइसोस्केलस, और एक होता है इक्विलेटरल। भाई स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, साइड नॉट इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। लेट अस सपोज ये ट्रायंगल है, तो 3 2 और आपका 5, ठीक है। ये तो एक ट्रायंगल ही नहीं बनेगा आपका, देखो ये देखो 7 8 और आपका 9, ये है। ठीक, तो ये क्या है, एक स्केलन ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग है। आइसोस्केलस, 2 साइड इक्वल रहेंगी। लेट अस सपोज ये 8 है, ये 8 है, और ये कितनी है 12। तो ये क्या है भाई, ये आइसोस्केलस, कोई भी 2 साइड इक्वल रहेंगी। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल रहेंगी, 6 6 और 6, तीनों साइड इक्वल रहेंगी। क्लियर, ये बात है भाई आपका इन चीजों का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटर का एरिया क्या होगा, √3/4 साइड का वर्ग, साइड इंटू साइड। ठीक है, ठीक है। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड कितनी है भाई, उसकी साइड है मान के चलिए 12। तो अगर एक साइड 12 है तो तीनों साइड कितनी हो जाएगी, 12 रहेंगी, 12 रहेंगी तीनों साइड। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12। इसका एरिया क्या होगा, √3/4 12 गुना 12। ठीक है भाई, चलिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 36√3। अंडरस्टूड। चलिए ये ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं बच्चों डिवीजन रूल की। अब बात क्या करते हैं, डिवीजन रूल की। डिवीजन रूल क्या है, देखो भाई कोई नंबर है, लेट सपोज 4, इससे मैंने 7 को डिवाइड किया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 1 4, रिमाइंडर आया मेरा 3। तो अब इसमें क्या क्या टर्म है, देखो ये क्या है, डिवाइजर। ये 7 क्या है, डिविडेंड। ये क्या है, कोशेंट। और ये क्या है, 3 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रूल ये कहता है कि डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, ये है भाई, ये आरएमएस में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है। तो उसमें आपको एक टर्म दे देंगे, 2 टर्म दे देंगे और एक पूछ लेंगे।
क्लियर? कैसे थोड़ा एक बार और देखते हैं इसको। ठीक है भाई, आपको क्या आपको दे देंगे डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है आपका 13। ठीक है, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर आपका 4 है। क्लियर? तो सॉरी डिवाइजर 4 है, कोशेंट आपका 3 है, रिमाइंडर आपका 1 है। तो आपको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालिए। तो आप क्या करेंगे 4 × 3 + 1, तो आप क्या निकालेंगे 13। तो इस तरह से आपसे एक वैल्यू दी जाएगी, दूसरी निकलवा ली जाएगी। ठीक है, चलिए एवरेज। एवरेज बच्चों कैसे निकालेंगे भाई? देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन एग्जाम में आप फर्स्ट कहां जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज निकालिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर एवरेज इज, ये आएगा। अब बच्चों देखो होता क्या है इसमें, अब बच्चे ने जिसने प्राइम नंबर पढ़ा है अच्छे से तो बताएगा। अब बच्चा क्या करेगा, प्राइम नंबर 1, पहले तो 1 में लिखेगा, फिर 3, फिर 5, ऐसे करेगा वो। यही क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सबसे पहले आपको बताना चाहिए 5 प्राइम नंबर कौन सी है। तो पहली प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11। ये 5 प्राइम नंबर हुई, ये तो हुआ सम। अब नीचे क्या करें, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हुआ, 5 की बात हो रही है। टोटल संख्याएं कितनी है, ये 5 है ना, तो अपॉन 5। तो अगर मैं इसको देखूं 10, 7, 17 और 28, तो 28 अपॉन 5 दैट इज 5.6। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे आपको एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं कि कोई सप्ताह है जिसमें वीक है, संडे और मंडे का टेम्परेचर ऐसे दे देते हैं। देखो भाई, पूरे कंप्लीट वीक का टेम्परेचर आपको दी जाएगा। जैसे वीक का टेम्परेचर आपका 46.5, संडे और मंडे का टेम्परेचर एवरेज मिलेगा आपको 32, ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपको मिलेगा 28। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और थर्सडे का भी इसमें दे देंगे, थर्सडे, फ्राइडे भी दे देंगे, और फिर एक जो बचेगा उसका पूछ लेंगे। तो ये एवरेज से क्वेश्चन बच्चों आते हैं। भाई देखो, मैंने आपको अपनी तरफ से जो एक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे कम समय में सारे कराए हैं। आपको इन टॉपिक्स पे और भी नज़र मार के, अगर आपके पास आपने तैयारी करी है तो मार के जाना। भाई देखो, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। एक रेस्पेक्टेड स्कोर बच्चों आपका इससे बनेगा। इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना, समझ के जाना, अपने आप से क्वेश्चंस को, फॉर्मूले को डिराइव करके जाना। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करके जाना। आराम से करेंगे तो एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बच्चों आपका बन जाएगा। आई रिपीट, मैं ये गारंटी नहीं लेता इस वीडियो से आप टॉप कर जाएंगे, एग्जाम करेक्ट कर जाएंगे, लेकिन आपकी इज्जत बची रहेगी। आपका इज्जत, आपकी जो रेस्पेक्ट, रेपुटेशन है 20 मार्क्स को क्वालिफाई करने का, एटलीस्ट वो आपकी बची रहेगी। अंडरस्टूड? और आपको अगर पूरी ही इज्जत बचानी है और घर वालों का नाम रोशन करना है, फिर तो ये है फिर आपको शान से रहना है, एकदम सीना ठोक के। आपको कहना नहीं, इज्जत नहीं बचानी, नाम ऊंचा करना है घर वालों का। तो फिर आप ये बैच लीजिए, सफलता, कर्तव्य, टारगेट, इनमें आपको असली सफलता मिलेगी। क्लियर? और 1 जनवरी से बच्चों क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। भाई पूरे कंटेंट आपको सबसे अच्छा मिलता, सारी तरह की वीडियो है हमारे चैनल पे। आप चाहे इंग्लिश की वीडियो देखें, साइंस की देखें, मैथ्स की देखें, रीजनिंग की देखें, सब तरह की है अपडेटेड वीडियो, करंट अफेयर, सब वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं आपको कहूँगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में, आरएमएस में, आरआईएमसी में, सैनिक, यूपी सैनिक, नवोदय, विद्या ज्ञान, किसी में बैठ जाइए एग्जाम में, वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको काफ़ी मटेरियल मिलता है, बिल्कुल अपडेटेड मिलता है। तो ये कारण है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना चाहिए। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर